अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट कंप्राइज वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। प्रोटीन्स क्या है? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ड्राई वेट में सेल्स हासिल करते हैं या कोई भी चीज़ हासिल करते हैं तो उसका 50% हमारे पास जो वेट होगा ड्राई सेल का, वो हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल फाउंड इन लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्यों होते हैं ये? जब हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन्स हमारे पास मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी बिना पर ये मौजूद होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। अब प्रोटीन जाहिर है बने हुए हैं या प्रोटीन्स क्या है? लॉन्ग चेन्स या लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आया अमाइनो एसिड्स क्या चीज़ है? अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट मेक अप प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, यानी प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड बनाते कैसे हैं? दे ज्वाइन टू फॉर्म शॉर्ट पॉलीमर्स, यानी थोड़े से पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह कहूँ, ये फर्ज करो एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड मिलकर लंबा चेन बना लेते हैं या शॉर्ट चेन बना लेते हैं, दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, अब लंबा शॉर्ट चेन बनाएगा तो उसे हम पेप्टाइड कहेंगे, और अगर वही लॉन्गर चेन बनाता है, अगर उस चेन की तादाद जिसमें अमाइनो एसिड्स तकरीबन 50 से ज़्यादा हो, तो फिर हम उसके लिए नाम देते हैं प्रोटीन्स। अगर वही अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और शॉर्ट पॉलीमर बना रहे हैं तो उसके लिए फिर नाम आता है पेप्टाइड। तो पेप्टाइड और प्रोटीन में सिर्फ ये फ़र्क है कि अमीनो एसिड मिल रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर उनकी तादाद 50 से कम है तो हमारे पास क्या होगा? पॉलीमर। हम उसे पेप्टाइड कहेंगे। और वही अगर हमारे पास उसमें अमीनो एसिड की तादाद 50 से ज़्यादा है तो प्रोटीन्स होगा। ठीक है, दीज पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स हमारे पास ये होते हैं, आर लीनियर एंड अनब्रांच्ड। ये क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो एक लीनियर लंबा चेन बनाएंगे। विद ईच अमीनो एसिड विद इन द चेन अटैच्ड टू टू नाइबरिंग अमीनो एसिड्स। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं? विद ईच अमीनो एसिड विद इन द चेन अटैच्ड टू नाइबरिंग अमीनो एसिड। जाहिर है एक लंबा चेन बना रहे हैं तो अटैचमेंट तो होगी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं और जिससे प्रोटीन बन रहा होता है या बनता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, जो प्रोसेस हो रहा होता है उस पूरे प्रोसेस को हम एक खास नाम देते हैं जो कि क्या है? ट्रांसलेशन है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड प्रोटीन्स को बनाते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उससे प्रोटीन्स बनते हैं। यूनिट्स हैं ये किस चीज़ के? प्रोटीन्स के। इसके अलावा ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। अमीनो एसिड को हम हमारी बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमीनो एसिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन। जब ग्लूकोज की क्वांटिटी सेल्स में कम होती है, और ये ज़्यादातर फास्टिंग सिचुएशन में होता है, या अगर बदन को ग्लूकोज ज़्यादा नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स को या फैट्स को कन्वर्ट करती है इनटू ग्लूकोज। तो अगर हमारे बॉडी ग्लूकोज या फैट्स को, सॉरी फैट्स या अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर रही होती है इनटू ग्लूकोज, तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज या फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा अमीनो एसिड्स को फ्लेवर एनहांसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है, या जिन एसिड मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे हम कहते हैं एमएसजी, उसे उर्दू में अजीनोमोटो भी कहते हैं, तो उसको हम एज अ फ्लेवर एनहांसर या फ्लेवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर आस्पार्टेम को भी हम एज अ
स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स सिर्फ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि वो प्रोटीन बनाए, बल्कि ये और डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स एज अ हार्मोन भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉट लिमिटेड टू जस्ट बिल्डिंग प्रोटीन्स, बल्कि ये और भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, जिसे ऑलरेडी बता दिया कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। दो अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन बनाएंगे। अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे होंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड को कहते हैं, और ये अमीनो एसिड ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहा है, तो इस बॉन्ड के थ्रू या इस बॉन्ड जो जिसकी वजह से दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो उसके लिए खास नाम इस्तेमाल होता है, जो कि क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर attaching या bonding the amino acid residues या amino acid in a protein or in a polypeptide। अच्छा, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, जितने भी अमीनो एसिड हैं हमारे पास, अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स को बनाते हैं, जो प्रोटीन्स के बनने का हिस्सा बनते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, और उनकी तादाद तकरीबन 20 है। उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, और उनकी तादाद कितनी है, 20 है। अब वो अमीनो एसिड जो को प्रोटीन्स के बनने का हिस्सा नहीं बनते या वो प्रोटीन्स को नहीं बनाते, तो उसे हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, और उनकी तादाद तकरीबन 300 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, चूँकि हम प्रोटीन्स डिस्कस करें तो हम ज़्यादातर प्रोटीन्स के लिहाज से ही बातें करेंगे। वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स के बनने का हिस्सा बनते हैं या प्रोटीन्स को बनाते हैं या प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं, तो उसे हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को आगे जाकर और भी दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल, दूसरे को कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो कि अगर हम देखें तो आम खुराक से या हम खुराक या फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है, उसे उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाती है, बना सकती है, तो उसकी ज़रूरत बॉडी को नहीं पड़ती, तो इस वजह से उसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। टोटल अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स के बनने का हिस्सा बनते हैं वो तकरीबन 20 है। ठीक है, तो उस 20 में से हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड 9 है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तकरीबन 11 है। ठीक है, अब ये जितने भी अमीनो एसिड है, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है 20, उन सारों का बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक साख्त हमेशा एक तरह का होता है, उसमें सिर्फ फर्क सिर्फ आर ग्रुप का होता है। यानी हर एक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल इन होगा एक तरफ, एक सेंट्रल कार्बन होगा जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप अटैच होता है, इसके अलावा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, और चौथी तरफ हमारे पास आर ग्रुप अटैच होता है। अब यही 20 अमीनो एसिड एक दूसरे से अगर डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट हमारे पास जो होते हैं, या हम जो डिफरेंट अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो बिकॉज ऑफ आर ग्रुप करते हैं। यानी आर ग्रुप के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है वेरिएबल ग्रुप, वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं ये। यानी यहाँ पर शायद कभी एच अटैच हो तो एक अमीनो एसिड होता है, अगर CH3 है तो दूसरा अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड, हाँ, लेकिन ये ग्रुप्स ये सारे हर एक अमीनो एसिड में होंगे। ठीक है, इस बिना पर हमारे पास एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें नेमिंग कार्बन एटम्स इन amino acids are organic chemical nature start from one in biochemical destination start from alpha carbon and go down to the R group। ठीक है, अब हम जितने भी, जैसे इससे पहले कहा कि अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स को बनाते हैं वो ज़्यादातर अल्फा कार्बन वाले होते हैं, तो अल्फा कार्बन का मतलब क्या है, जरा यहाँ पर पढ़ते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन है, अगर इसके साथ अमाइन ग्रुप अटैच है, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड हो गया। बेसिकली इस कार्बन को अल्फा कहते हैं, दूसरे को जो इसके साथ नज़दीक होता है या इसके बाद होता है उसको हम बीटा कहते हैं। अल्फा, बीटा, फिर गैमा होता है, डेल्टा होता है, और एप्सिलॉन होता है। अब जिस कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच होगा वही हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो अल्फा अमीनो एसिड हुआ। अगर ये यहाँ पर अटैच होता
तो यहाँ पर फिर ये क्या होता है, बीटा अमीनो एसिड। इस तरह अगर तीसरे के साथ तो गेमा, फिर डेल्टा, तो सो ऑन, इसी के मुताबिक फिर होते हैं। ठीक है, अब जो अमीनो एसिड प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। ठीक है, अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप अटैच है। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा हुआ, तो बीटा अमीनो एसिड, ये अल्फा, बीटा और ये गेमा हमारे पास हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गेमा अमीनो एसिड होगा। लेकिन हमारे बदन में जो प्रोटीन्स बना रहे होते हैं अमीनो एसिड, वो सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड, जैसे इससे पहले बात की कि अमीनो एसिड को, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को हम दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो हमारा बदन नहीं बना रहा होता है, उसे हमें डिफरेंट खुराक में, जैसे हम प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस या गोश्त वगैरह खा रहे होते, तो उससे हमारे बदन या हमारी बॉडी हासिल कर रही होती है, और उनकी तादाद 9 है। और उसको याद करने के लिए तरीकाकार ये है कि KWTV फिल्म, ये आप लोग याद कर लें, ये निमोनिक्स, तो आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। के साथ, के साथ हमारे पास लाइसिन आता है, W के साथ ट्रिप्टोफैन, T के साथ थ्रेओनीन, V के साथ वेलिन, F के साथ फिनाइल एलेनिन, I के साथ आइसोल्यूसिन, L के साथ ल्यूसिन और M के साथ मेथिओनिन आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बना सकती है, और उसे खुराक में अगर ले भी या ना भी ले कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसे हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। उनकी तरह तकरीबन 9 है, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है। अमीनो एसिड्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द रिस्पेक्ट ऑफ आर ग्रुप। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, सारे अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये सेम होता है। ठीक है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बिना पर डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ द आर ग्रुप। यहाँ पर H है, CH3 है, यहाँ पर CH है, और फिर इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इस बिना पर ये अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये अमीनो एसिड जो है, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन है, ल्यूसिन, ल्यूसिन है, मेथिओनिन है, आइसोल्यूसिन, ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। इस पर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, नहीं होता है ओवरऑल चार्ज, और ये एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये माइनस और प्लस कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है आर ग्रुप्स जिन अमीनो एसिड में पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास लाइसिन है, अर्जिनिन है और हिस्टीडीन है। इसके अलावा पोलर अनचार्ज, इस पर पोलरिटी होती है, लेकिन ओवरऑल इस पर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सीरीन है, थ्रेओनीन है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन है, अस्पर्जिन है एंड प्रोलीन। इसके अलावा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स जिसमें होगा, जैसे हमारे पास अस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है। और इसके अलावा नॉन पोलर एरोमेटिक ग्रुप्स जिसमें पाए जाते हैं, इसमें हमारे पास फिनाइल एलेनिन है, इसके अलावा टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। ये हमारे पास है नॉन पोलर, लेकिन ये इसमें एरोमेटिक रिंग पाए जाते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, अच्छा, एसिड्स वो अमीनो एसिड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिल हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि पानी में हल नहीं होते। एम्फीफिलिक में हमारे पास दो एम्स होते हैं इसके, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आते हैं लाइसिन, मेथिओनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। इसमें हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है। तो वो अमीनो एसिड जिसमें ये दोनों पार्ट होंगे, तो उसे हम एम्फीफिलिक कहते हैं। जितने भी अमीनो एसिड हैं, जो कि हम ज़्यादातर अगर प्रोटीन्स के लिहाज से बात करें, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के लिहाज से, तो वो हमारे पास उसमें कायरलिटी पाई जाती है। ठीक है, वो कायरल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। व्हाट इज कायरलिटी, अगर हमारे पास कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एटम अटैच हैं, या 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं, तो उसे हम कायरल एटम कहते हैं, कायरल सेंटर कहते हैं, या कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, दे आर कायरल इन नेचर। अब कायरल क्या है, द अल्फा कार्बन हैज ऑलवेज 4 substituted and is tetrahedral, all except proline have an acidic carboxyl, a basic amino group and an alpha hydrogen connected to the alpha carbon. Each amino acid has a unique 4 substitution, और हमेशा अगर हम देखें
तो ये ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और इसके साथ ये आर ग्रुप डिफरेंट है। इस बिना पर ये हमारे पास क्या है, कायरल नेचर है, इसकी कायरल होती है। लेकिन ग्लाइसिन में हमारे पास चूंकि यहाँ पर भी H होता है तो दोनों सेम है, एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से दैट इज नॉन कायरल। इन ग्लाइसिन द फोर्थ सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो हाइड्रोजन, ठीक है। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड्स जैसे इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया, कॉमन अमीनो एसिड कैन बी प्लेस्ड इन 5 बेसिक ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर आर सब्स्टिट्यूशन। नॉन पोलर हमारे पास होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक होते हैं जिससे 3 है, पोलर अनचार्ज 5, पॉजिटिव चार्ज 3 और नेगेटिव चार्ज 2 हमारे पास है। ज्विटर आयंस क्या होते हैं? A Zwitter ion is a molecule that contains both a positively charged cation and a negatively charged anion group, but has an overall neutral charge, ठीक है। ज्विटर आयन वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप भी पाया जाता है और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप भी पाया जाता है, लेकिन इस पर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है या न्यूट्रल होता है। ज्विटर आयंस आर आल्सो नोन एज इनर साल्ट भी उसे कहते हैं बिकॉज दे कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम अगर अमीनो एसिड को देखें, इस पर एसिडिक पार्ट भी पाया जा रहा है और बेसिक पार्ट भी पाया जा रहा है, तो वो मॉलिक्यूल जिस पर हमारे पास एसिडिक पार्ट भी पाया जा रहा होता है और बेसिक पार्ट भी, लेकिन ओवरऑल उस पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा या न्यूट्रल होगा, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयंस कहते हैं। तो अमीनो एसिड आर ज्विटर आयंस या ज्विटर मॉलिक्यूल्स। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है, वो एसिडिटी या अल्कलिनिटी होती है जिस पर मॉलिक्यूल्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। No electric charge or the negative and positive charges are equal become equal. The pH at which amino acids are present in zwitter form, जिस पर अमीनो एसिड zwitter form में पाए जाए, ओवरऑल उस अमीनो एसिड पर जीरो चार्ज आ जाए उस पीएच पर, तो उस पीएच जो होता है उसके लिए वो इसके लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच, वो पीएच उस अमीनो एसिड्स के लिए इज द वैल्यू एट विच अमीनो एसिड कैरीज नो इलेक्ट्रिक या नो नेट चार्ज, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर दैट अमीनो एसिड। हर एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, यहाँ पर दोबारा आ रहा है। पेप्टाइड्स आर स्मॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं तो ये अटैचमेंट किस वजह से हो रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, और इसकी वजह से जो चेन ऑफ अमीनो एसिड बनता है तो उसे हम पेप्टाइड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, ज़रा यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इन दोनों के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जिस जो कि क्या बनेगा, अब ये हमारे पास पेप्टाइड्स है, इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। दे आर स्मॉल कंपेयर टू प्रोटीन्स। हाँ, ये बात याद रखिए, पेप्टाइड्स अगर हमारे पास हम पेप्टाइड्स कहते हैं तो उसमें अमीनो एसिड 50 से कम होंगे, अगर हमारे पास वो प्रोटीन है तो 50 से ज़्यादा उसमें अमीनो एसिड होंगे। प्रोटीन्स क्या है, अब इसको डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स आर बायोकेमिकल कंपाउंड्स पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड जब पॉलीमर्स बनाते हैं, जब लॉन्ग चेन्स बनाते हैं तो उसे हम प्रोटीन्स कहते हैं। कंपोजिशन क्या होती है, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें दो या दो से ज़्यादा पाए जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, वो यहाँ आगे डिस्कस भी करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डेड इनटू ग्लोबुलर और फाइब्रस स्ट्रक्चर, या तो इसमें फाइबर स्ट्रक्चर होगा या ग्लोबुलर होगा। फंक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा मल्टी फंक्शनल जो बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन्स ही हैं, तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल फंक्शंस प्रोटीन ही परफॉर्म करते हैं। इट कैरीज आउट सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शंस। Importance or functions of proteins, cell structure, cytoskeleton, microfilaments और microtubule प्रोटीन्स हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी जो मसल हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है वो बिकॉज ऑफ एक्टिन और मायोसिन करता है, और एक्टिन और मायोसिन हमारे पास क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास हैं प्रोटीन्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। सर्च फॉर फॉरेन इन्वेडर्स, जैसे फॉरेन इन्वेडर्स या अगर हम इंटेलिजेंस वगैरह करें या बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं या यूज़ होती हैं या फंक्शन करती हैं, एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन्स इन नेचर। रिएक्शन कैटालिसिस एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं।
सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, जो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिसेप्ट वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से फिर सेल्स में चेंजेस होती हैं, तो जो हार्मोन्स की सिग्नल को एम्पलीफाई करता है या एक्टिवेट करता है या कैप्चर करता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और वो रिसेप्टर असल में क्या है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मैनी अदर फंक्शंस प्रीवियसली एक्सप्लेन अमीनो एसिड्स, जो ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैटालिसिस का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। एक्टिन मायोसिन जो हमारे पास फंक्शन है वो भी प्रोटीन्स का फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स इन नेचर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो रिसेप्टर का काम भी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं हमारे पास। तो एंजाइम्स आर मल्टी फंक्शनल बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बींग्स, या जितने भी सेल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग हो, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, इन सारे में यही प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मल्टी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स। टाइप्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के लिहाज से हम प्रोटीन्स को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं या तीन ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। सिंपल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली बने हुए होंगे अमीनो एसिड से। ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी उसकी हम अगर हाइड्रोलिसिस करें, तोड़ फोड़ करें, तो हमें अगर किसी प्रोटीन से सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव ओनली अमीनो एसिड, तो उस प्रोटीन्स को हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन्स। जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास, सिंपल प्रोटीन्स हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा उसमें और मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ना विद या एक बॉन्ड को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव अमीनो एसिड, वो क्या देते हैं, अमीनो एसिड प्लस नॉन अमीनो एसिड। उसमें अमीनो एसिड भी होंगे, इसके अलावा अमीनो एसिड के अलावा और चीज़ें भी होंगी, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, ग्लाइकोप्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू होगा, लिपोप्रोटीन इसमें लिपिड्स होगा, मेटल्स होगा, ठीक है। मेटल प्रोटीन्स में मेटल्स होता है, जैसे हेमोग्लोबिन में हमारे पास आयरन होता है, माइग्लोबिन में हमारे पास आयरन होता है। तो कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के अलावा और डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं। डेराइव प्रोटीन्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स और केमिकल एजेंट्स। वो प्रोटीन्स या वो प्रिकर्सर्स या वो पॉलीपेप्टाइड जो कि हम हासिल करते हैं प्रोटीन से, तो उसे हम डेराइव प्रोटीन्स कहते हैं। डेराइव फॉर एग्जांपल हीट के जरिए से भी हम कर सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन, या इसे ड्राइव कर सकते हैं एंजाइम्स के जरिए, एसिड और बेसिस के जरिए भी इसको डिग्रेड कर सकते हैं। द डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिराइव प्रोटीन्स, और जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। अब इनमें आते हैं पेप्टाइड्स, शॉर्ट स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटियोसिस क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड प्रोटियोलाइसिस, जो एसिड के जरिए हम प्रोटियोलाइसिस करते हैं, प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं। विच पार्टिसिपेट विथ सेचुरेटिंग अमोनियम अमोनियम सल्फेट। प्रोटॉन्स क्या होता है, पेप्टॉन सॉरी, पेप्टॉन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एसिड प्रोटीनाइसिस व्हिच डोंट प्रेसिपिटेट विद सैचुरेटिंग अमोनियम सल्फेट। दो हैं हमारे पास, प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स। दोनों में फ़र्क ये है कि अमोनियम सल्फेट के साथ अगर कोई प्रेसिपिटेट होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोटियोसिस होगा। जो प्रेसिपिटेट नहीं होते वो पेप्टॉन्स होगा, बस सिर्फ इसमें फ़र्क है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के लिहाज से इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैटालिसिस, जो एंजाइम्स हैं हमारे पास, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हैं। स्ट्रक्चरल, मेंटेन द स्ट्रक्चर, गिव शेप, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन वगैरह हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। ट्रांसपोर्टर्स, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। स्टोरेज, स्टोर करते हैं, केराटिन हमारे पास, एल्बुमिन वगैरह हमारे पास क्या स्टोर करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे केराटिन हमारे पास स्टोर करता है आयरन वगैरह को, या ये ज़्यादातर बेसिकली अमीनो एसिड्स की स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मोटाइल, जो मूवमेंट वगैरह में मदद देते हैं या मूवमेंट कराते हैं, बेसिकली एक्शन सॉरी एक्टिन एंड मायोसिन हमारे पास क्या है, मोटाइल प्रोटीन्स हैं। डिफेंस प्रोटीन्स या डिफेंस एंटीबॉडीज जितने भी हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह, ये सारे डिफेंस प्रोटीन्स हैं। रेगुलरिटी, सिग्नल का काम करते हैं या हार्मोन्स का काम करते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर्स का काम जो करते हैं वो भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं। और कुछ प्रोटीन हमारे पास टॉक्सिक होती हैं, जैसे विनोम ऑफ डिफरेंट स्नेक वगैरह हो गए, या और डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के जो विनोम होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट टॉक्सिक भी प्रोटीन होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हम प्रोटीन्स को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं या दो ग्रुप्स में, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होते हैं और फाइब्रस प्रोटीन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर,
यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर, और जो फाइब्रस प्रोटीन है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं, और जो ग्लोबुलर होते हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। मोस्ट एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं, या दूसरे अल्फाज में जितने भी प्रोटीन ब्लड में पाए जाते हैं वो सारे ग्लोबुलर हैं, ठीक है। और जितने प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होते वाटर में वो हमारे पास फाइब्रस हैं, जैसे हमारे पास केराटिन वगैरह हो गए, ठीक है, ये हमारे पास आप फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। तो मोस्ट एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, एग्जांपल एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन हो गया। फाइब्रस प्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन्स, अच्छा ये बात भी याद रखें कि ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन ज़्यादातर स्ट्रेच स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। रॉड शेप फाइबर स्ट्रक्चर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस, ये हमारे पास ज़्यादातर सॉल्युबल भी नहीं होते वाटर में, इसकी डिस्ट्रक्शन भी, एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन भी नहीं होती। जैसे हम अगर देखें हेयर वगैरह हो गए, नेल्स वगैरह हो गई, ये सारे डाइजेस्टेबल नहीं होते, यानी एंजाइम्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसको तोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दे आर फाइब्रस इन नेचर, फाउंड इन स्किन, टेंडन्स, बोन, मसल्स, एग्जांपल क्या है, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर वही अल्फाज दोहराए हुए हैं कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या फ़र्क है। तो फाइब्रस प्रोटीन में हमारे पास और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या फ़र्क है कि ये स्ट्रेट चेन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर या कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, दूसरी तरफ फाइबर प्रोटीन हमारे पास स्ट्रेट चेन या स्टैंडर्ड लाइक होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कहें कि लंबा चेन होता है तो ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर इसकी मिसाल दी हुई है, ऐसा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये केराटिन फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्ट्रेचन वगैरह है, तो कोलेजन वगैरह है, तो ये हमारे पास ज़्यादातर इस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेचन में होते हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या है, शेप लॉन्ग प्रोटीन फिलामेंट्स रॉड शेप में होते हैं या वायरस के फॉर्म में होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में ज़्यादा किरदार अदा करते हैं, solubility की वाटर में नहीं होती, इनर होते हैं या वाटर insoluble होते हैं, occurs as an aggregate due to hydrophobic side chains that protrude from the molecule, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं तो जाहिर है ये एग्रीगेट बनाते हैं, has limited residues with repeats, ठीक है, इसमें रिपीटेशन ऑफ अमीनो एसिड बहुत कम होती है, the structure often features cross linkages between chains, cis disulfide bridges बनाते हैं, ठीक है, केराटिन प्रोटीन में बहुत ज़्यादा होता है, और ये डिनेचर नहीं होता बाय द एंजाइम्स, अगर हम इसको काले भी देते हैं तो ये डिनेचर भी नहीं होता या डाइजेस्टेबल नहीं होता। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है, स्फेरिकल प्रोटीन्स हैं, या ये हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, या दूसरे अल्फाज में क्या है वाटर सॉल्युबल भी है, तो ये लफ्ज़ भी इसके लिए ठीक होगा। द टर्म ग्लोबिन कैन रेफर्स मोर स्पेसिफिकली टू प्रोटीन इंक्लूडिंग ग्लोबिन फोल्ड, इसमें होता है, ठीक है। The molecules non-polar hydrophobic amino acids are bound toward the molecular interior. ये बात याद रखें कि अमीनो एसिड हमारे पास, जैसे इससे पहले भी डिस्कस कर लिया, दो अकसाम के होते हैं, एक होता है पोलर अमीनो एसिड, दूसरा नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है, या वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड या हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन वो अमीनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के इंटीरियर में आ जाते हैं, तो उसका जो एक्सटीरियर होता है, यानी अगर मैं यहाँ पर कोई इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो प्रोटीन के अंदर होगा, और जो यहाँ पर अमीनो एसिड होंगे वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होंगे, तो इस वजह से दे आर वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं, ठीक है। वेयर एज पोलर अमीनो एसिड आर बाउंड आउटवर्ड अलाइंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, ठीक है, विच एक्सप्लेन मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी, और उसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, फोल्डिंग इन अ डिफरेंट वे कैन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स ग्लोबल प्रोटीन, और ये बात याद रखिए कि जो प्रोटीन्स होता है, जो अमीनो एसिड फोल्ड होते रहते हैं, उसकी वजह से इसकी फंक्शंस डिफरेंशिएट होते रहते हैं, और ये डिस्टेबल होते हैं देन फाइब्रस प्रोटीन्स, बिकॉज फाइब्रस प्रोटीन आर नॉन डाइजेस्टेबल बाय एंजाइम्स एक्सेट्रा एसिड वगैरह, और जो ग्लोबल प्रोटीन्स होते हैं दे कैन बी डाइजेस्टेड बाय डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कोई भी प्रोटीन बनता है तो वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स में बनता है, कौन कौन से स्टेप्स में बनता है, पहले हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर सेकेंडरी, फिर हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, यानी जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं तो ये एक लंबा सीधा चेन बना लेते हैं पहले, ठीक है, और इसके दरमियान सिर्फ और सिर्फ प्योरली हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। उस पेप्टाइड बॉन्ड असल में हमारे पास में कोवेलेंट होता है, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्ड को एक खास नाम देते हैं जो कि क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, लोकल फोल्डिंग होती है, फिर ये हमारे पास लोकल फोल्ड हो जाता है इनटू अल्फा हेलिसिस या बीटा शीट्स, ठीक है। या तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा ये स्ट्रक्चर, फिर या तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा या इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बीटा स्ट्रक्चर होता है और यह अल्फा हेलिसिस होता है। अल्फा हेलिसिस क्या है, रॉड लाइक हेलिकल कॉइल्स जो होते हैं, ये जो टेलीफोन का तार होता था, इस बिल्कुल इसी तरह का यह चेन बनाते हैं, या बीटा शीट्स के फॉर्म में चेन बनाता है। तो अगर बीटा शीट बना रहा है तो हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनता है, ठीक है। और ये प्योरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनता है। फिर इसके बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इनटू ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट से आकर इन डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इसमें अल्फा हेलिसिस भी है, बीटा शीट्स भी मौजूद है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्लीटली फोल्डेड 3D स्ट्रक्चर या 3D प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी दूसरे अल्फाज में फंक्शनल प्रोटीन को, जब एक प्रोटीन बन जाता है और वो काम करने के काबिल होता है तो उस काम करने के काबिल को टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा हेलिसिस भी बन गया, बीटा शीट्स भी बन गया, अब ये दोनों एक प्रोटीन में पाए जा रहे हैं और वो काम करने के काबिल भी है, तो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। और इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। इसमें हमारे पास दो 3D स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, यानी एक फंक्शनल प्रोटीन दो मिल रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी काम करने के काबिल होगा और ये भी होगा। तो एसोसिएशन ऑफ टू और मोर चेन्स इनटू अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है। ये देखिए सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, folding of short polypeptide units into geometrical order units. The secondary protein structure is specific local geometrical shape caused by the intermolecular and intramolecular intermolecular hydrogen bonding of amide groups, ठीक है। ये बनता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बिटवीन द अमीनो एसिड। तो ये स्ट्रक्चर अल्फा हेलिसिस होगा और ये हमारे पास क्या होगा, बीटा शीट होगा। पहले हमारे पास प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बनता है, यानी अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो फोल्ड हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो या तो अल्फा हेलिसिस बनाएगा या बीटा शीट्स बनाएगा। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिसिस होता है या बीटा शीट्स होता है। इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड, क्या होता है, कॉइल हो जाता है इन द फैशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह। बीटा शीट्स क्या होते हैं, बीटा शीट्स कंसिस्ट ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स कनेक्टेड rotating by at least 2 or 3 backbone hydrogen bonds, forming a generally twisted or beta sheet. A beta strand or sheet is a stretch of polypeptide chain, typically 3 to 10 amino acids, along with the backbone in an almost fully extended conformation. Okay? और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये चेन ज़्यादातर 3 to 10 amino acids होता है, along with backbone in an almost fully extended conformation. ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। The telephone cord shape of an alpha helix is held in place by hydrogen bonds between every NH group and the oxygen suitable bond O group in the next turn of the helix. यहाँ पर बॉन्डिंग किस तरह बनती है, बिटवीन द कार्बोक्सिल इन और अमाइन इन, इनके दरमियान हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। हाँ, ग्रुप इन द नेक्स्ट टर्न ऑफ द हेलिक्स 4 अमीनो एसिड डाउन द चेन, फिर ये 4 चेन ऑफ अमीनो एसिड्स में होते हैं, फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। द टिपिकल अल्फा हेलिक्स इज अबाउट 11 अमीनो एसिड, और एक अल्फा हेलिक्स जो होता है वो हमारे पास कितने अमीनो एसिड का होता है, तकरीबन 11। ये बीटा शीट्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक लंबा चेन बना रहे हैं सीरीज में, ठीक है। अब यहाँ पर इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये पैरेलल भी होते हैं और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल में फ़र्क सिर्फ ये है कि पैरेलल में हमारे पास इनके दोनों सिर जो हैं ये सी टर्मिनल होंगे, और जो एंटी पैरेलल होंगे उसमें हमारे पास एक सी टर्मिनस होगा, यानी इसमें कार्बोक्सिल इन होगा और दूसरे में हमारे पास अमाइन इन होगा। सिर्फ इसमें ये फ़र्क है। ये एंटी पैरेलल शीट्स हैं, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द 3 डायमेंशनल assembly of secondary structure into a functional unit। जब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास द 3 डायमेंशनल assembly of secondary structure into a functional unit, जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खास असेंबली स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट बना लेती है। जब अगर इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 अक़साम के हैं और वो मिल गए हैं, और अब वो जो मिल गए हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो इस तरह मिले हुए हैं कि वो काम करने के काबिल हो गए हैं,
यानी वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो उसका फंक्शन है, तो ये फंक्शनल यूनिट टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें मौजूद होती है, यानी मोर देन वन टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है और ये काम करने के काबिल होते हैं, और या इसमें से दोनों स्ट्रक्चर काम करने के काबिल होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स के हैं, प्रोटीन्स आर कलरलेस एंड यूजुअली टेस्टलेस होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, स्फेरिकल भी होते हैं और फाइब्रस भी होते हैं। स्फेरिकल हमारे पास ग्लोबुलर होते हैं, फाइब्रस हमारे पास क्या होते हैं, केराटिन जो है या स्ट्रिच फॉर्म में होते हैं या वायर्स के फॉर्म में होते हैं या रॉड के फॉर्म में होते हैं। जितने भी प्रोटीन्स हैं एक्सेप्ट वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा एसिडिटी और एल्कलिनिटी वगैरह चाहिए। कैन बी नेचर विद चेंजिंग कंडीशन, टेम्परेचर और pH की वजह से हमारे पास प्रोटीन नेचर हो सकते हैं। दे एक एसिड और अल्कलाइन बहुत ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट का काम भी कर सकते हैं और बेसिक डिपेंडिंग ऑन दी मीडियम। दे आर चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेट चार्ज डिपेंड ऑन pH कि इस pH में उसको रखा हुआ है तो उसके मुताबिक उसका चार्ज होगा। इस प्रोटीन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और हर एक प्रोटीन का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिस पर ओवरऑल चार्ज उस प्रोटीन पर जीरो होता है या न्यूट्रल होता है। Solubility is हाँ, solubility is lowest at isoelectric point and increase with increasing acidity और current, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता तो जाहिर है वो उसकी solubility भी नहीं होगी। They are usually levorotatory और ये ज़्यादातर levorotatory होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी ये प्रोटीन्स असल में बने हुए होते हैं लेवोरोटेटरी अमीनो एसिड से, तो ये जाहिर है लेवोरोटेटरी प्रोटीन्स ही बनाएंगे, ये हमारे पास कोई और चीज़ नहीं बनाएगा। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन। Denaturation involves the breaking of many weak linkages, weak bonds in the proteins. The bonds are responsible for highly ordered structure of protein, और ये bond proteins की structure को maintain रखते हैं. It maintains their natural native structure. The natural proteins have a looser, more random structure. Most are insoluble. ठीक है, ज़्यादा insoluble होते हैं. Denaturation is a process in which denaturation क्या होता है, process क्या होता है, और ये इसमें quaternary structure, tertiary structure और secondary structure proteins को देते हैं। तो जब हाँ ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस ऑफ कॉमन या प्राइमरी स्ट्रक्चर कोड है, लेकिन सेकेंडरी क्वार्टरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ज़रूर कोड दे देते हैं। देखिए डिनेचरेशन इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल स्ट्रेस और कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी एसिड वगैरह में डालते हैं, हीट दे देते हैं, सॉल्ट्स में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डाल देते हैं, रेडिएशन दे देते हैं, तो इन सारे बिना पर इसमें बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिस बिना पर इसका जो कन्फर्मेशन है वो ख़राब हो जाता है और अल्टीमेटली वो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। If a protein in a living cell are denatured, this result in disruption of cell. और जाहिर है जब प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया तो वो काम करने के काबिल नहीं होगा, जब काम करने के काबिल नहीं होगा तो उसकी वजह से सेल में उसकी एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू सेल डेथ। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारे पास प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या बनता है, डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है, आरएनए से फिर आरएनए असल में हमारे पास जो बनता है वो मैसेंजर आरएनए होता है और फिर वो प्रोटीन बना देता है। ठीक है, आरएनए हमारे पास मैसेंजर आरएनए कहाँ से बनता है, हमारे पास डीएनए से बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। फिर ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है और फिर राइबोसोम्स में हमारे पास मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसफर आरएनए आ जाता है और यहाँ पर ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और फिर अमीनो एसिड जोड़ते जोड़ते एक लंबा चेन बना लेते हैं। पहले ये प्राइमरी सीक्वेंस बना लेते हैं और जैसे ही प्राइमरी सीक्वेंस बना लेते हैं तो ये फॉल हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आए वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास अल्फा हेलिसेस भी होते हैं, बीटा शीट्स भी होते हैं, और यही फर्दर कॉइलिंग उसमें हो जाती है तो ये हमारे पास बना लेते हैं प्रोटीन्स, कंप्लीटली फंक्शनल प्रोटीन या टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देख ले तो हमारे पास क्या है, एलेनिन और ग्लाइसिन में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और उसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अब इनके दरमियान भी बनेगा, इनके दरमियान भी, और ये एक लंबा सा चेन बना लेते हैं। तो ये एक लंबा सा चेन बनाएंगे तो इस लंबे से चेन को हम पेप्टाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड पेप्टाइड इस्तेमाल होता है। अब ये सारे हमारे पास एक लंबा चेन बना देंगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एक खास स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाते हैं। खास स्ट्रक्चर जो होगा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, तो या वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, अल्फा हेलिसिस होगा या बीटा शीट होगा। और अल्फा हेलिसिस और बीटा शीट्स में प्योरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स सब पाए जाते हैं जो इनको मेंटेन रखते हैं।
जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये अब हमारे पास इसने क्या बना दिया, अल्फा हेलिसेस बना दिया, ठीक है, और ये इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स फिर आगे जाकर हमारे पास क्या बना देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये अब फर्दर फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, अगर आप लोग देख, ये अब हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, क्या, कौन सा, बीटा शीट। अब ये बीटा शीट बन गया, ठीक है। तो अल्फा हेलिस भी बना सकता है, बीटा शीट्स भी इस फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास क्या है, बीटा शीट्स है। इसको हम कॉइल्स कहते हैं या टर्न्स कहते हैं। ये शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे पास बने होते, तकरीबन 3 से 5 अमीनो एसिड से बने होते हैं, और ये अल्फा हेलिस और बीटा शीट्स में पाए जाते हैं, ज़्यादातर बीटा शीट्स में पाए जाते हैं, लेकिन अगर फिर हम अल्फा हेलिस और बीटा शीट्स है तो इन दोनों के दरमियान भी पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे पास क्या है, प्योरली टर्शियरी स्ट्रक्चर है, कम्प्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर है ऑफ अमीनो एसिड जो कि काम करने के काबिल होंगे। और इस तरह का दूसरा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर आ जाए, ये देखिए कम्प्लीटली फोल्डेड, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये मल्टीपल डोमेन्स होता है, इसमें मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।